हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल में। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का पहला चैप्टर मैंने आपका कंप्लीट करवा दिया। प्री, मेंस और इंटरव्यू के हिसाब से सारे पॉइंट्स आपको समझा दिए, कुछ भी नहीं छोड़ा। मेरे तरफ से तो वो कंप्लीट है। अब आपके साइड से आपको उसको तैयार करना है, आपको मेहनत करनी है। इस वाले पार्ट को, यानी कि अब जो आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ कंट्रोल ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, इसको लाने में, इस पार्ट को बनाने में आपके लिए वीडियो थोड़ी सी देर हो गई। उसके लिए आप मुझे माफ कर दें। वजह कुछ ये रही कि मेरे पास में बहुत सारे मैसेजेस आने लगे कि मैं मेंस की प्रिपरेशन करवाऊं, और मैं उस समय ना नहीं बोल सकती थी, और मैं ना तो बोल ही नहीं सकती हूँ क्योंकि ना करने की मेरी आदत नहीं है। तो मुझे थोड़ा बहुत मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी वीडियोस बनाने पड़े। हालांकि मैं बनाना चाहती भी थी, लेकिन अब इतने कम टाइम में, जब जुडिशियल सर्विस का मेंस का एग्जाम इतने नज़दीक है, तो फिर उतना जल्दी इतना सब कुछ करना पॉसिबल नहीं था। तो मैंने सोचा कि जितनी मुझसे मदद हो सकती है मैं उतना ज़रूर करूँगी। तो अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं कंट्रोल ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, प्रत्यायोजित विधान पर नियंत्रण, ये आपके सिलेबस का सेकेंड चैप्टर है, और ये प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इसके लिए एक लॉन्ग नोट्स तैयार करना है। आपके एग्जाम में लॉन्ग नोट्स ही आएंगे, तो इसको बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा पहले बैकग्राउंड समझ लेते हैं। हम सभी जानते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडिया से एक वेलफेयर स्टेट की कामना करता है। वो चाहता है कि भारत एक लोक कल्याणकारी यानी लोक हितकारी राज्य बने। अब लोक हितकारी और कल्याणकारी राज्य बनाना इतना आसान और कोई छोटी बात नहीं है। इसके लिए बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, बहुत सारे वर्क्स होते हैं, कहा जाए तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही वर्क होते हैं। अब इन्हीं लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के चक्कर में लेजिस्लेचर के पास में इतने काम बढ़ गए कि उनके लिए हर काम हर जगह देखना पॉसिबल नहीं रहा। बस इसी वजह से डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का जन्म हो गया कि उसे अपने साथ में सत्ता चलाने के लिए, शासन चलाने के लिए, राज्य को अच्छी तरह संभालने के लिए, देश को संभालने के लिए, नीति निर्धारण करने के लिए हेल्पर की जरूरत होती ही होती है। और हेल्पर यहाँ पे है कार्यपालिका। अब यहाँ पर कार्यपालिका को अपनी शक्तियों को सौंपना पड़ गया संसद को। कानून बनाने का काम तो लेजिस्लेचर ही करती है, लेकिन उसमें लागू करना, जरूरत के हिसाब से बदलाव करना, अपने हिसाब से वो देख करके सोच समझ के कार्यपालिका खुद ही करती है। अब जब संसद ने पावर, कार्य और अपनी शक्तियां सौंप दी कार्यपालिका को, अब उन शक्तियों का वो एक्सेसिव यूज ना करने लगे, अपने पावर से ज्यादा पावर का इस्तेमाल ना करने लगे। इसके लिए भी एक नियंत्रण होना ही चाहिए, यानी एक्सेसिव डेलीगेशन ना हो जाए। एक लिमिट में ही डेलीगेशन भी होता है। अब कंट्रोल की जरूरत पड़ी, तो कंट्रोल यहाँ पर 3 तरीके से किया जाएगा। कंट्रोल के लिए सबसे पहले हमारे सामने आता है जुडिशियल कंट्रोल, सेकंड नंबर पे है लेजिस्लेटिव कंट्रोल, एंड थर्ड नंबर पे है अदर कंट्रोल। जुडिशियल कंट्रोल पढ़ के तो आप समझ ही गए होंगे, न्यायिक नियंत्रण। इसका पूरा जो है दूसरे पेज में मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने कुछ आधार लिखे हैं यहाँ पर जिससे जुडिशियल कंट्रोल लगाए जा सकते हैं, वो आपको दिखाई दे रहे हैं। ये कुल मिला करके 8 आधार हैं। जुडिशियल कंट्रोल के साथ में एक छोटा सा केस जुड़ा हुआ है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। ऐसा नहीं है कि जब भारत आजाद हुआ और हमारा संविधान बना उसके बाद से ही पावर डेलीगेट होने शुरू हुए। तो आपको पता ही है कि हेनरी 8 किंग के टाइम की बात है जब ये डेलीगेशन स्टार्ट हुआ था, और उसी समय की बात है कि जुडिशियल कंट्रोल भी तभी से ही स्टार्ट हो गया था। ये कोई नई बात नहीं है, यानी कि ये 19वीं सदी की बात नहीं है। आपको दिखाई दे रहा है 18वीं सदी की बात है। अब ये जो केस है क्वीन वर्सेस बर्श का केस है 1877 का। इस मुकदमे में कलकत्ता हाई कोर्ट ने, अब चूंकि उस समय
अंग्रेजों ने अपनी राजधानी कलकत्ता ही बनाई थी। तो कलकत्ता उच्च न्यायालय ने प्रत्यायोजित विधान को अविधि मान्य किया था, यानी उस समय प्रत्यायोजन को मान्यता नहीं मिली हुई थी। इस वजह से ही जो भी पावर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन ने इस्तेमाल करके जो भी कानून बनाए थे उसको इनवैलिड डिक्लेयर किया गया था। तो कंट्रोल उस वजह से उस टाइम से ही स्टार्ट हो गए थे। कानून बनाने की शक्तियां तो सौंप दी गई, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो शक्तियां सौंपी गई है और या जो लिमिट्स लगाई गई है वो उन्हीं लिमिट्स में रह के ही काम करें। कभी कभी वो लोग अपने पावर को एक्सेस भी यूज कर लेते हैं, तो उसके लिए कंट्रोल होना बहुत जरूरी हो जाता है। जुडिशियल कंट्रोल का सबसे पहला आधार है कि कब जुडिशियल कंट्रोल लगाया जाएगा, जब मूल अधिनियम संविधान के अधिकारातीत हो जाएगा। अधिकारातीत का मैंने आपको पहले भी मीनिंग बताया था, अल्ट्रा वायरस होता है जो अपने अधिकार से ज्यादा का इस्तेमाल करने लग जाए। मूल अधिनियम जो कि कार्यपालिका ने अधिनियम बनाया है, अपने हिसाब से कानून बनाया है, वो संविधान के ही उपबंधों का उल्लंघन करने लग जाए, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजन है उसके अगेंस्ट चला जाए। वैसे तो आपको ये पता ही होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ में या अगेंस्ट में कोई भी लॉ होता है, कोई भी एक्ट या फिर अधिनियम होता है, तो उसको शून्य घोषित कर दिया जाता है। ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा, जब आप कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 13 पढ़ते हैं तो ये बात आपको वहीं क्लियर हो जाती है बहुत सारे केसेस में। कोई संविधान के किसी भी प्रावधान का जब भी उल्लंघन किया जाएगा किसी भी अधिनियम के द्वारा, तो उसको असंवैधानिक यानी अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जाएगा। अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर करके उसको वॉइड कर दिया जाएगा, यानी शून्य घोषित कर दिया जाएगा। इससे रिलेटेड एक बहुत ही अच्छा केस है, लैंडमार्क जजमेंट है, चिंतामणि राव वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, AIR 1951, सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 118। इस केस में क्या था, एक जिला कलेक्टर ने प्रत्यायोजित विधान के अंतर्गत क्या था, मतलब डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के थ्रू ही बीड़ी का जो उत्पादन होता था उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए कुछ रूल्स बनाए, कि कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाया जा रहा था बीड़ी का जो उत्पादन होता था उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए कुछ रूल्स या कुछ ऑर्डर्स बनाए थे। फिर जब ये मामला अदालत के पास गया तो अदालत ने इस तरह के रूल्स को, इस तरह के आदेश को अधिकारातीत यानी अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर किया। और इसका ग्राउंड क्या था, अदालत ने कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 का क्लॉज नंबर 1 का सब क्लॉज G का उल्लंघन करता है, जो कि ये बात कहता है कि आपको व्यापार और पेशे की स्वतंत्रता होगी। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19 का क्लॉज नंबर 1 का सब क्लॉज G आपको व्यापार और पेशे, किसी भी पेशे को अपनाने की स्वतंत्रता देता है। तो अगर आप बीड़ी का कारोबार करते हैं, व्यापार करना चाहते हैं, तो उस पर आप पर कोई भी प्रतिबंध नहीं लगा सकता। हालांकि वो इंजूरियस टू हेल्थ जरूर है, लेकिन फिर भी कारोबार तो होता ही है, उससे अच्छी खासी इनकम होती है। तो ये था पहला कंट्रोल कि अगर कोई भी एक्ट बनता है, नियम बनता है, कानून बनता है, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाता है तो उसको अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर करके वॉइड कर दिया जाएगा। अब आते हैं हम लोग सेकेंड पॉइंट में। सेकेंड पॉइंट है प्रत्यायोजित विधान संविधान के अधिकारातीत। कभी कभी क्या होता है कि एक्ट्स जो बनते हैं वो मूल अधिनियम जो होता है, जिसको मूल अधिनियम कहते हैं, वो एक्ट संविधान के विपरीत यानी खिलाफ नहीं होता, लेकिन उस एक्ट के थ्रू अगर कोई रूल्स बने हैं, कुछ रेगुलेशंस बने हैं, कुछ ऑर्डर पास हुए हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के थ्रू, यानी कि प्रत्यायोजित विधान ने अगर कोई एक्ट और अधिनियम को फॉलो करते हुए कोई रूल्स और रेगुलेशन बनाए हैं और वो संविधान के विपरीत होते हैं, तो वहां पर भी उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करके, अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर करके शून्य घोषित कर दिया जाएगा। इसका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, एयर इंडिया वर्सेस नारगेश मिर्जा का 1981 का केस है, सुप्रीम कोर्ट से डिसाइडेड है, 1829 का केस है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट केस है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में आपने बहुत बार पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो जाके प्लीज अपना आप कॉन्स्टिट्यूशन में जरूर पढ़िएगा। यहाँ तो खैर आपको पढ़ना है, मैंने आपको पहले ही बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशन का ये थ्योरी पेपर है, तो यहाँ पर आपको वही सारे केसेस ज्यादातर मिलेंगे जो आपने कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ लिए हैं। इस केस की तो पहले से आपको हिस्ट्री पता होगी, और अगर नहीं पता तो वैसे भी मैं अभी आपको बताऊंगी ही।
इस केस में एयर इंडिया ने एक रूल बनाया था, एक रेगुलेशन बनाया था, जिससे कि जो एयर हॉस्टेस होती थी, जब वो पहली बार जब प्रेग्नेंट होती थी तो उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाता था। ऐसा रूल एयर इंडिया ने बनाया था कि उनके यहाँ जो काम करती थी एयर हॉस्टेस, जैसे ही वो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट होगी तो उनको जॉब से हटा दिया जाएगा। तो जैसे ही ये केस कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में, तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये संविधान का जो अनुच्छेद 14 है उसका उल्लंघन करता है, क्योंकि आपको पता है आर्टिकल 14 क्या कहता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो आप कैसे किसी भी व्यक्ति को एक बार प्रेग्नेंट होने के बाद ही आप उसको जॉब से निकाल देंगे, ये तो गलत बात है। तो यहाँ पर कंट्रोल किया गया डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, क्योंकि एयर इंडिया भी गवर्नमेंट का ही एक पार्ट है, गवर्नमेंट की एक बॉडी है। यहाँ पर भी एयर इंडिया को पावर सौंपे गए हैं लेजिस्लेशन के थ्रू ही, और उनको जो पावर दिए गए हैं वो अपने पावर का एक्सेस यूज नहीं कर सकते। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है, आप इसको जरूर पढ़िएगा और अपने आंसर में तो लिखिएगा। वैसे मैंने जो भी यहाँ पे केसेस लिखे सब लैंडमार्क जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट से डिसाइडेड है। अब आते हैं हम लोग थर्ड पार्ट में। प्रत्ययोजित विधान मूल अधिनियम के अधिकारातीत है। अब यहाँ जो पॉइंट है उसमें प्रत्ययोजित विधान मूल अधिनियम के अधिकारातीत है। इसका मतलब होता है कि जो एक्ट बना हुआ है, लेजिस्लेचर ने जो ओरिजिनल एक्ट बनाया है, उसके बाद जब वो पावर कार्यपालिका के पास गया एक्ट बनने के बाद, अब जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है उन्होंने जो रूल और रेगुलेशन बनाए वो उस ओरिजिनल एक्ट के ही खिलाफ हो गए हैं। यानी जो संसद ने कानून बनाया वो तो है ही अपनी जगह, लेकिन उसके बाद उसके थ्रू कुछ और रूल्स और रेगुलेशन या बनाए जाते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के द्वारा। अगर वो ही ओरिजिनल एक्ट के अगेंस्ट ही हो जाए तो वो भी वॉइड हो जाएंगे। यानी कि जब लेजिस्लेचर कोई कानून बनाती है और उसको कार्यपालिका को सौंपती है लागू करने के लिए, लेकिन उसको लागू करने के लिए उन्हें कुछ और नियम और कानून की जरूरत पड़ती है, तो जब वो और नियम और कानून बनाते हैं तो वो जो ओरिजिनल एक्ट संसद ने बनाया था वो उसके विपरीत ही बन जाते हैं, उसके खिलाफ में बात करते हैं। तो यहाँ पर जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन ने बनाया होगा वो वॉइड हो जाएगा, क्योंकि वो ओरिजिनल एक्ट के अगेंस्ट नहीं जा सकते। इसका इम्पोर्टेंट केस है राम प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इसका मैंने AIR नहीं लिखा है, 1 मिनट में मैं लिखती हूँ इसको। इस मुकदमे के तथ्य हैं, इसमें क्या था कि यूपी राज्य सरकार ने यूपी पंचायत राज अधिनियम 1947 बना के लागू किया, और इसमें बनाए गए उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम का जो नियम संख्या 79 जो थी वो मूल अधिनियम के अधिकारातीत घोषित किया गया। 79 इसमें क्या था कि यूपी राज्य सरकार ने पंचायती राज अधिनियम के लिए को लेकर के यूपी के लिए एक अलग से कानून बनाया, जबकि पंचायती राज तो वैसे भी केंद्र सरकार का कानून है, भारत की सरकार ने बनाया है। इसी को देखते हुए उन्होंने अपने स्टेट के लिए पंचायती राज के लिए राज अधिनियम नाम से कानून बनाया, और उसमें जो रूल नंबर उनका जो 79 था वो जो है जो केंद्र सरकार का कानून था उसके खिलाफ में बात करता था। तो यहाँ पर ये इनको कहा गया कि आप अपने पावर का एक्सेस यूज कर रहे हैं, जो कि ओरिजिनल सरकार का बनाया हुआ कानून है, उसके खिलाफ आप नहीं जा सकते। और आपका जो बनाया हुआ पंचायती राज अधिनियम है उसके कुछ पॉइंट्स जो हैं, उसके कुछ एक्ट्स और रूल जो हैं, पॉइंट्स जो हैं, वो जो है ओरिजिनल एक्ट के खिलाफ में बात करते हैं। तो आपका बनाया हुआ जो कानून है वो यहाँ पर अल्ट्रा वायरस हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट केस है, AIR 1952 है इसका। जब मैंने इसको बुक से देख करके छांटा था तो मैं इसका AIR लिखना भूल गई थी, इसलिए मैंने पॉज करके AIR इसमें लिखा। इसके बाद अगला पॉइंट है, आज मैं आपको 4 ही पॉइंट बताने वाली हूँ क्योंकि 14 मिनट्स का यहीं पर वीडियो हो जा रहा है, और बाकी के 4 मैं आपको अगले वीडियो में ही बताऊंगी, जो कि आपको कल जरूर मिल जाएगा। प्रत्ययोजित विधान किसी सामान्य विधि नियम के अधिकारातीत हो जाए।
प्रत्याजित विधान की जो विधि मान्यता को हम इस आधार पर भी चुनौती दे सकते हैं कि कोई भी जनरल लॉ, कोई भी अधिनियम, कोई भी बना हुआ रहता है, वो उसके भी अगर खिलाफ चला जाए तो हम तब भी उसको कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि संसद द्वारा बनाए गए कानून को के ही वो खिलाफ जाए तभी हम उसको चुनौती देंगे, नहीं। अब वो कोई जनरल एक्ट भी है, अगर वो उसके भी खिलाफ चला जाता है तो भी हम उसे कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। और जब हम उसको चुनौती देंगे और वहां पर वो गलत पाया जाएगा तो उनके द्वारा बनाए गए यानी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन ने जो लेजिस्लेशन बनाया है वो इनवैलिड डिक्लेयर हो जाएगा। इसका केस आपको सामने दिखाई दे रहा है, एवी नचाने। वहां पर नचाने में मैंने ए लिख दिया था भूल से, फिर मैंने उसको काट के ही किया। तो एवी नचाने वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, AIR 1982, सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 1126। ऊपर वाले का मुझे पेज नंबर नहीं मिला बुक में, राम प्रसाद वाले केस का इसका था। आप लोगों को मालूम है जीवन बीमा निगम जो है गवर्नमेंट की एक बॉडी है। तो यहाँ पर जीवन बीमा निगम ने अपने ऑफिस के क्लास 3 और क्लास 4 के जो कर्मचारी थे, एम्प्लॉयज थे, उनको बोनस देने के संबंध में कुछ नियम बनाए थे। अब इन्हीं नियमों को कोर्ट में चुनौती दी गई। मैं आपको फिर से एक बार कहना चाहूंगी कि जीवन बीमा निगम जो है उन्होंने अपने ऑफिस के एम्प्लॉय के लिए जो कि क्लास 3 और क्लास 4 के कैटेगरी के जो एम्प्लॉयज थे उनको बोनस देने के रिलेटेड जो है कुछ नियम बनाए थे। अब इन्हीं सारे नियम को उनके एम्प्लॉयज ने कोर्ट में घसीट दिया, चुनौती दे दी। और जैसे ये मामला कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सारे नियम जो आपने बनाए हैं वर्ग 3 और वर्ग 4 के कर्मचारियों को बोनस देने के मामले में ये सारे के सारे अल्ट्रा वायरस हैं, आप ऐसे नियम नहीं बना सकते। तो यहाँ पर इन सारे नियमों को अधिकारातीत घोषित किया गया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको मेरी बातें, लेक्चर समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं अच्छा लगेगा तो अनलाइक कर दीजिएगा। अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर चुके हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मुझे व्यूज बहुत सारे मिलते हैं। मतलब अभी तक में मैंने सोचा नहीं था कि मुझे इतने कम टाइम में इतने ज्यादा व्यूज मिलेंगे। तो उसके लिए थैंक यू सो मच। और सब्सक्राइब जिन्होंने कर लिया है उसके लिए भी थैंक यू सो मच, सारे व्यूज के लिए भी थैंक यू। तो सब्सक्राइब करने के बाद में आप बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि मेरा जो डेली वीडियो है आपको आसानी से और आराम से मिल जाए। आप आराम से पढ़ाई कीजिए, जल्दी मत सोइएगा, रात भर जग के पढ़ाई करने का टाइम है। मैं भी पढ़ती हूँ आप लोग के साथ में, आप लोग भी पढ़िए। कल आपको इसका अगला वीडियो मिल जाएगा, तब तक के लिए आप लोग इसको अच्छे से बुक से तैयार कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। हाँ, अगर आपको ये मेरी पढ़ाई समझ में नहीं आती तो चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल ना करें। और बाकी लोग जो भी तैयारी कर रहे हैं उनमें जरूर शेयर करें, शायद उनकी कुछ मदद हो जाए। रात भर अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा और पढ़ाई करने के बाद जब तक बहुत भयंकर नींद ना आने लगे तब तक मत सोइएगा। मैं आपको अभी से गुड नाइट बोल दे रही हूँ। गुड नाइट एंड टेक केयर। कल मिलेंगे, बाय बाय।